अस्सलामुअलैकुम। तहरीक अदम एतमाद, कौन होगा कामयाब और कौन नाकाम, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासत फिर करवट ले रही है। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का शोर है तो दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन के टकराव का खौफ। तहरीक अदम एतमाद के नताइज तीन सूरतों में सामने आ सकते हैं। या तो अदम एतमाद का वोट कामयाब होगा या फिर नाकाम, या फिर अमर ही सवालिया निशान बनकर रह जाएगा, क्योंकि शहर इक़्तिदार इस वक्त मुमकिना शोडाउन के लिए तैयार हो रहा है। बैक वक्त हुकूमती अरकान और अपोजिशन आमने सामने होने वाले हैं। अदम एतमाद से कबल इस्लामाबाद में सियासी मेला लगने वाला है। मुल्क की सियासत में हालिया दिनों में काफ़ी हलचल देखने में आई, जिसके दौरान हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें हुई, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इजलास हुए और सियासी शख्सियात ने अपने अपने मौक़िफ़ की लॉबिंग की। माजी पर अगर नज़र डालें तो अब तक 2 बार किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई और दोनों ही बार मुखालिफिन को नाकामी का सामना करना पड़ा। कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर चौधरी अमीर हुसैन के खिलाफ भी 2 बार तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, एक बार जून 2003 और दूसरी बार अक्टूबर 2004 में, तो दोनों बार वो महफूज रहे। पाकिस्तानी तारीख किन किन वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई है, ये तो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से एक तारीख है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो खासे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं हुकूमत के हवाले से, क्योंकि अपोजिशन में इस वक्त इत्तेहादी जमातों के साथ मुसलसल रवाबित नज़र आ रहे हैं। 4 बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफाकी हुकूमत में। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है, सिंध के अंदर 2 जमातें हैं जो इत्तेहाद कर रही हैं, एक GDA और दूसरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और बलोचिस्तान की बलोचिस्तान अवामी पार्टी यानी कि बाप है। तो यहाँ पर जो कुल मिला के उनके पास नंबर बन रहे हैं वो इस वक्त 178 के करीब हैं। लेकिन हुकूमत के साथ ये तमाम इत्तेहादी अगर निकल जाते हैं तो फिर बड़ी आसानी के साथ हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। लेकिन कल तक जो बात हो रही थी कि सिर्फ 2 इत्तेहादी जिनके साथ मामला तय पा गए हैं, जो बात हो चुकी है, लेकिन आज की तारीख में अभी तक क्लैरिटी समझ नहीं आई है। एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसके पास 7 सीट्स हैं और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है जिसके पास 5 सीट्स हैं। इस वक्त कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं सूरत हाल पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, बातचीत भी इस वक्त अपोजिशन जमातें तमाम ही तकरीबन इत्तेहादी जमातों से वो कर रही हैं और कामयाबी के दावे भी हो रहे हैं, लेकिन ऐलानात या क्लैरिटी जो है वो इत्तेहादी जमातों की जानिब से वो आई नहीं है। क्या वजह है सर? वोटिंग किस दिन होनी है सर? 27 को। 28 को सर। तो भी बहुत दिन है ना जी, क्या जल्दी है क्लैरिटी? अच्छा, तो सर मामला की क्लैरिटी सही तो सर आप भी अपनी स्क्रीन बेचे हैं, हम दुनिया भी जरा देखिए, जरा तो एक लोगों को भी मसरूफियत मिली हुई है, आपके भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हम भी चले अपने शुगल मेले में लगे हुए हैं। वरना गवर्नमेंट के पास अगर मेजॉरिटी होती, हारी हुई गवर्नमेंट है, उनके सारे अल्फाज वही है, हम जलसा करेंगे, हम लोग इकट्ठे करेंगे, हम जाने नहीं देंगे, ये कर देगा फलां, ये सारी गुफ्तगू अगर आप बिल्कुल किसी जगह सम अप करके एक जगह देखें तो ये क्या होता है, हर एलिमेंट इसके कह रहा है, मुंह बोल के कह रहा है कि ये हारी हुई टीम की बातें हैं, ये हारे हुए लोगों की बातें हैं कि जी हम लोगों को जाने नहीं देंगे, हम बाहर खड़े हो जाएंगे, फलां कर देंगे, स्पीकर वोट नहीं डालने देगा। तो भाई अगर तुम्हारे पास वोट हैं तो आज तक किस चीज में रोका हुआ? तनको चाहिए था फौरी तौर पर जिस दिन मोशन आई उसने अगले दिन समन करते, 2 दिन बाद वोटिंग कराते, फारग टाइम फिश खत्म करते काम। उनके पास है कुछ नहीं, हार चुके हैं, हारी हुई इस वक्त गेम है उनकी, वो चांस लेने के चक्कर में है। आप भी, आपके पास भी अब और मौजूद है कोई नहीं कि आपको भी पता है, जितनी बातें मैं कर रहा हूँ बेहतर जानते हैं ना, आपके पास कोई नया सवाल है ना मेरे पास कोई नया जवाब है। सही, तो ये दिन है, थोड़े से गुजारते हैं, चस्का मस्के लेते हैं। चले सर, कुछ नई बातें फिर कर लेते हैं कायरा साहब आपकी इजाजत से कि परवेज इलाही साहब के हवाले से जो बात थी वो ये सुनने में आया था, आप तरदीद और तस्दीक भी कर सकते हैं कि जरदारी साहब फॉर्मूला बना रहे थे, मुस्लिम नून क्या इस बात पर राजी हो रही परवेज इलाही साहब को पंजाब की वजारत आला? इसका भी बड़ा जवाब दे चुके हैं, इसका भी बहुत दफा जवाब दे चुके हैं, और इसके ऊपर मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे ही नहीं सकता जब तक ये हमारी क़यादत बैठ के इसको ऐलान नहीं कर देती। उससे पहले तो मैं किसी बात के ऊपर बात कर ही नहीं सकता। ये बातें सारे दोस्त आपसे कर, इसलिए मैंने कहा ना कि आपके पास नया कोई सवाल नहीं है, मेरे पास नया कोई जवाब नहीं।
सर चले क्रैश हो जाता है। अब तो मेरा ख्याल है कुछ दिन के लिए ना जी, कुछ दिन के लिए मैं वैसे मीडिया को अपने तौर पे एक छोटी सी सजेशन दूंगा, वैसे तो आप अपना बेहतर जानते हैं। जी जी, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लोगों के मसाइल की तरफ आ जाए। ये मौजू आप 25-26 उस वक्त तक तो ये सारी बातें वही हैं जो रूटीन में हो रही, या अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कोई नई बात सामने आ गई तो ठीक। तो सर ये जो एक चीज़ चले लॉन्ग मार्च के हवाले से बता दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपना लॉन्ग मार्च कर लिया, लेकिन अब जो मौलाना साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो सर आप उसमें आके कुछ साथ होंगे? क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन तो मूव कर रही है, लेकिन लॉन्ग मार्च एक बिल्कुल अलग मामला है PDM का, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें होगी सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि PDM ने कुछ 4 महीने पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। जी हाँ, 23 मार्च की डेट उन्होंने को बाद में नहीं दी, किसी रिएक्शन में नहीं दी, उस वक्त तक कदम एतमाद का कोई वजूद नहीं था। तो ये बात तो PDM की दुरुस्त है ना कि वो तो ऑलरेडी एक डेट दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि कदम एतमाद की तहरीक आ गई हमारे लॉन्ग मार्च के बाद, तो ये हो गया कि जी अब अगर इस पे वोटिंग हो जाती है और ये मोशन किसी तरफ लग जाती है, इधर वे डिसाइड हो जाती है 23 से पहले, तो फिर 23 के मार्च की जरूरत नहीं रहेगी, अहमियत को बैठेगा वो मार्च। सो वो किया और उसके उल्ट ये किया कि अपोजिशन को गालियां, उनके नाम बदल के, उसके ऊपर घटिया किस्म की बातें कर करके, और दैट टू फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। कभी कहना जी फलां मेरी बंदूक के निशाने पे है, किसी के लिए कहना कि जी मेरा मौका लगे तो मैं ड्रोन अटैक कर दूं। कभी उनके वज़रा कहते हैं कि जी अगर खुदकुशी हराम ना हो तो मैं खुद कुछ बमबार बन के अपोजिशन को बर्बाद करूं। क्या गुफ्तगू है ये तो हारे हुए लोगों की बातें हैं सारी। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म साहब के पास बड़ा अच्छा मौका था। आपको कह रहे हैं कि जी मैं 27 को लाखों लोग, 10 लाख लोग, पता नहीं इनको याद रखा, 10 लाख लोगों को जानते ही नहीं है कि 10 लाख लोग होते कितने हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं लोग ले आएंगे, और उनके वजीर कह रहे हैं बड़े फख्र से मजमे में खड़े होके ओवरसीज पाकिस्तानी के सामने ऐसे सीना फुला के मीडिया के सामने कि जी हम जलसे कर रहे हैं, आप निकालो। वो भाई हमने शहर में हर जिले में 4-4 जलसे किए हैं बिलावल साहब के लॉन्ग मार्च में। आपने तो 4-4, 6-6 जिले मिला के जलसा किया है, हमने एक जिले में 4-4, 6-6 जलसे किए और एक दिन में किए। लेकिन उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जी एक क्राउड खड़ा होगा, उसको जाने नहीं देंगे। ये सारी बढ़के हैं, ना ये कर सकते हैं ना इनको करने देंगे। अगर इनका ये ख्याल हो कि इस गुंडागर्दी की बुनियाद पे, सीनाजोरी की बुनियाद पे इस चीजों को हाईजैक कर लेंगे तो ये इनके किसी खाते में नहीं नजर आएंगे ये लोग। ये हो नहीं सकता। जमहूरी लोग इस तरह नहीं सोचते। फाशिज्म के ये स्टाइल हैं, धमकियां हैं, गुंडागर्दी के दायरे हैं, और उसके जवाब में PDM को मजबूरन अपना 23 का की डेट देनी पड़ी इनकी धमकियों के जवाब में। वरना बड़ा आसान को अभी भी वो लिया है। आज 16 तारीख है, आज स्पीकर साहब डेट दे दें, कल सेशन है, लोग सारे MNA तो वैसे ही यहाँ मौजूद है, कल सेशन शुरू कर दें, 2 दिन डिबेट कराएं, तीसरे दिन सेशन उसके ऊपर 19 तारीख को वोटिंग करा दें, काम खत्म। कौन सा मार्च, ना इनका मार्च ना उनका मार्च। लेकिन अगर वो खुद धौंस और धांधली और गुंडागर्दी की बुनियाद पे और सीधे की बुनियाद पे दबा लें तो कानून के रास्ते या इदारों के जरिए या अदालतों के जरिए या नैब के जरिए तो आप जो कुछ करते रहे वो तो चलता रहा। लेकिन अगर कोई कहे कि मैं सीनाजोरी की बुनियाद पर चीजों को रोकूंगा तो ये नजर भी नहीं आएंगे कहीं। अगर वो वक्त आया उससे नुकसान होगा, मुल्क का शदीद नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मीडिया को भी चाहिए कि जिस फरीक की तरफ से हालात खराब होने के दावे किए जा रहे हैं, नारे मारे जा रहे हैं, और जो हालात खराब करने की इस वक्त दाई है जो, उसके बारे में बात करें। ये जो कलेक्टिवली दोनों को क्लब करके कि हुकूमत और अपोजिशन के फैसलों की वजह से हालात खराब हो रहे हैं, अपोजिशन अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए अपना दिफा करना चाहती है। उसको गवर्नमेंट के फैसले से उसकी गुंडागर्दी और उसकी धौंस धांधली के नारों से क्लब करना जो है ये यकीन इंसाफ नहीं है। अच्छा कायरा साहब, छोटा सा एक सवाल, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है और PDM में शमूलियत की दावत ये ज़राए खबर दे रहे हैं। मैं इससे आप जानना चाहूँगा कि ये बाकी खबर ऐसी है कि आज PDM में शमूलियत की दावत है और आप लोगों की पार्टी क़यादत क्या सोच रही है इस बार? आप तो आज़ाद हैं, आपको तो कोई अमर माने नहीं है। मैं ज़राए की खबर पे कमेंट भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी सूरत हाल है कि आज मीटिंग होने जा रही है तो होने दीजिए, फिर उस पर तबसरा कर लेंगे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। कमरजमान काहिरा साहब पाकिस्तान सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और एक जानिब हम इस्लामाबाद में हलचल के हवाले से जो बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो इत्तेहाद में भी है, जो अपोजिशन में भी हैं, वो खासी सरगर्म नज़र आ रही हैं। इस वक्त ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद स्टूडियो में ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में जो सियासी माहौल गर्मा गर्म है, मुलाकातें हो रही हैं। इस्लामाबाद में आपने 3 रोज़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन भी देखा है। तो ओवरसीज़ कन्वेंशन में जहां आखिरी रोज़ क्लोजिंग जो समनी थी उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, मुख्तलिफ वफाकी वज़रा और पार्टी की जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद थी। 3 दिन ओवरसीज़ पर लोग आते रहे हैं। तो इसमें ही तहरीक इंसाफ के US के जनरल सेक्रेटरी सेम इब्रार खान साहब वो अमेरिका से इस ओवरसीज़ कन्वेंशन में आए। सेम इब्रार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। PTI ओवरसीज़ कन्वेंशन में शिरकत के लिए तो आए हैं, लेकिन 20 सालों से अमेरिका के समाजी हलकों में मुतहर्रिक हैं इब्रार साहब, और साथ ही साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खिदमात अंजाम देते रहे। अमेरिका में 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी की जो परेड होती है उसके बानी हैं और मुतहर्रिक किया हुआ। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात है वो न्यू जर्सी से मेयर का इलेक्शन लड़ चुके हैं और चंद वोटों से वो नाकाम हुए, यानी कि एक 80,000 प्लस का वोट लिया। इतनी बड़ी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो बाकी लोग हैं, एशियन कम्युनिटी है, वो वहाँ बड़ा करीब है और बड़ी करीब से वो देख रहे हैं सूरत हाल को जो पाकिस्तान में है और जो ओवरसीज़ इस हवाले से सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेम इब्रार साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेता हूँ क्योंकि आपका ओवरसीज़ कन्वेंशन जो है वो हुआ है, उस पर बड़ी नज़रें थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। तो ऐसे जो वक्त में मंदूबीन का शरीक होना बाहर से ख़ास तौर पर सिर्फ इस कन्वेंशन में और कुछ मायूसी सी नज़र आई है शुरका में, क्या वाकई ऐसा है? ये भी कहा गया कि ओवरसीज़ इतनी दूर से सिर्फ इस कन्वेंशन के लिए आए और कोई पार्टी ने कोई ख़ास अहमियत भी नहीं दी है, क्या ऐसा ही है? देखिए, छोटी चीज़ों पे डिस्कस करने के बजाय जो छोटे छोटे मसले हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, चाहे वो यूरोप अब्रॉड हो या पाकिस्तान हो। तो अगर किसी को पानी नहीं मिला तो अब उसके लिए जो इतनी बड़ी जो हम एक एम के साथ यहाँ आए कन्वेंशन में, हमारा मकसद जो इतने पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो कि जिनका कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो $30 बिलियन तो सिर्फ इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में आता है, जिसकी इकानमी आगे चलती है। तो अगर हम इन चीज़ों पर रोना रोते रहे कि जी कन्वेंशन में दरवाजे पे सिक्योरिटी नहीं थी या पानी नहीं मिला, तो वो वक्त ज़ाया करने वाली बात होगी। बात होगी कन्वेंशन का जो मकसद था, जो इतने पाकिस्तानी इतने जज्बे के साथ एक हिस्टोरिक इवेंट इस्लामाबाद की सड़कों पे नज़र आया। आपने सड़कों पे देखा कि तमाम जगहों पे इश्तहारात और फ्लैक्सेस लगी हुई थी। ये मैसेज हम देना चाहते थे कि इमरान खान के साथ ओवरसीज़ कम्युनिटी साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। और जहाँ तक ये बातें होती हैं कि जी आदम एतमाद की बात आ रही है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कन्वेंशन एक वेरी सक्सेसफुल कन्वेंशन था। सब लोगों ने इमरान खान की तकरीर भी कल सुनी और उसमें देखा गया कि उनमें फैक्ट्स बताए गए कि आप बजाय इसके आलू और प्याज की कीमतों पे चले जाएं। आप एक तरफ तो आलू और प्याज के लिए रोना रोते हैं और दूसरी तरफ आप जो है ना लैंड क्रूज़र और 4-4 करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं और होटलों में बड़े बड़े खाने खा रहे हैं जहाँ 10-10, 20-20 हज़ार का एक आदमी को खाना है। तो उन चीज़ों को साइड पर रखें, देखें कि पाकिस्तान किस सिमत में चल रहा है। क्या आने पिछले 70 साल से पाकिस्तान को किसी साबित कदम लेके और एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलाने वाला कोई लीडर आपके पास था? कायद-ए-आज़म के बाद कोई आपको ऐसा लीडर मिला जो पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के लिए खड़ा होता हो, जो ना कि अपने अकाउंट भरने के लिए, ना कि अपने पर्सनल, क्या जो यहाँ जो इतने मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनको देखें कि उनकी माली हालियात देखें। और वो जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बल्कि मैं कहूँगा जो हमारे यहाँ रहा है, जो एक सिस्टम बना रहा है, इस सिस्टम को तोड़ने में 70 साल के सिस्टम को तोड़ने में आप समझते हैं कि ये 2.5 साल और 3 साल में होगा? नहीं। पाकिस्तान के सिस्टम को बनाने के लिए और एक हमारी कौम को शऊर दिलाने के लिए कि हमें किस तरीके से अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुनना है और किस तरीके से पाकिस्तान के लीडरों को चुनना है, उसमें टाइम लगेगा। और मैं समझता हूं कि अभी तक जो इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए किया, मैं अपने ब्यूरो चीफ से पहले आपसे एक चले सवाल कर लेते, क्योंकि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बल्कि आप तो लीडर हैं वहाँ पर PTI को भी। तो इमरान खान इस वक्त मुश्किल में है सेम साहब, तो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं, फिर ख़ास तौर पर आपकी अपनी जमात के जो मेंबरान वहाँ पर हैं, लोग हैं और जो हमदर्द हैं PTI के, वो इस सारे अमल को किस तरह देख रहे हैं जो तहरीक अदम एतमाद इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ है?
देखिए, ये तहरीक अदम एतमाद हर दौर में हर किसी गवर्नमेंट में आती रही हैं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं होने जा रहा, और आप अगले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा इस वक्त कि इमरान खान की जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो एक मुस्बत डायरेक्शन में जा रही है, और लोग आपके साथ खड़े होंगे, और इसका जवाब आपको बहुत जल्द भी मिल जाएगा। और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको अपने लीडर पे पूरा एतमाद है, इमरान खान पे पूरा। चाहे जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी अगर परसेंटेज देखी जाए तो अगर वो पीटीआई के हक में भी नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये एक ऐसा लीडर है, ये वज़ीर आज़म नहीं है, ये एक लीडर है, ऐसा लीडर है जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान को साथ साथ में ले जाएगा। हम उसके साथ खड़े हैं, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद दिनों में इसका फैसला दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। सही, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि फिर ये क्या मामला होगा, लेकिन खबरें ले लेते हैं। शहर इक़्तिदार में आपके साथ बैठे हुए हैं ब्यूरो चीफ हमारे इस्लामाबाद के जी गुलाम मुर्जा। इस वक्त जो नंबर्स गेम है वो तो बार बार दावा करिए, लेकिन इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं वज़रा की हैं वो भी एक जानिब कहते हैं कि वो सब साथ हैं, लेकिन कल परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू वो तो बहुत कुछ बातें कर गया है। फिर मुलाकातें जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की लाहौर में हो रही हैं उसके बारे में तो हम बाबर साहब से पूछेंगे, वो भी बहुत कुछ बता रहे हैं। GDA और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और BAP वो भी शहर इक़्तिदार में बैठ के जो कुछ हो रहा है वो आपसे ढका छुपा नहीं है। तो फिर क्या हुकूमत के पास ऐसा है जिस पर वो अभी भी कह रहे हैं जी तुर्क का आखिरी पत्ता इमरान खान साहब के पास है? जिस तरह से अगर आपने जो बात छेड़ दी है चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली की, और उनके हवाले से जो आपने उनका इंटरव्यू जो बताया, अगर उसके मंदरजात और उसको पढ़ लिया जाए, सच्ची बात है कि एक खरे पॉलिटिशियन का मुझे वो इंटरव्यू लगा, और उसमें जो बातें उन्होंने की हैं वो सारी की सारी हकीकत पर मबनी है। और ख़ान साहब के हवाले से ये है कि वो ज़बान जिस तरह की वो उन्होंने इस्तेमाल की गुज़िश्ता 2-3 साल में अपने हवारियों के ख़िलाफ़, अपने अपोजिशन के ख़िलाफ़, और नैब का जैसे बेदरीग इस्तेमाल यहाँ पे किया गया। माज़रत के साथ हमारे साथ वो सैम साहब हैं, वो तो सियासी कारकुन हैं, वो अपनी स्ट्रगल की बात करते हैं, लेकिन हक़ाइक़ जो है वो इंटायर डिफरेंट हैं। इस वक्त तक हमें साफ जो नज़र आ रहा है वो इस तरह से है कि हुकूमत का पलड़ा जो है कहीं से भी भारी नज़र नहीं आता। हुकूमत के पास नंबर गेम के हवाले से मायूसी है, और दूसरी तरफ जो काफ लीग है, जो दीगर सियासी जमातें हैं, GDA के अलावा, GDA में आप जानते हैं कि 2 लोग तो मियाँ बीवी ऐसे हैं जो कतअन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले किसी भी अलाइंस में शामिल नहीं हो सकते, उनकी बमरे मजबूरी वो बाहर रहेंगे। GDA के लोग भी मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ हैं और बाकी भी साथ हैं। तो इस वक्त तक का जो सिनेरियो है, और आप अगर उस इंटरव्यू को बड़ा माइन्यूटली देखें तो आज की मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी आज तक की खबरें तमाम की तमाम उस इंटरव्यू में पिना है कि इस वक्त भी हालात के मुताबिक कौन कहाँ से किस तरह फ़ोन कर रहा है, और कैसे मोनसिलाई को जिस दिन उन्होंने हमायत का ऐलान किया उसी रोज़ फैसला किया गया कि इनको नैब के ज़रिए से अंदर करवा दिया जाए, और जिस शख्स को कहा कि इन्हें अंदर करवा दें उन्हीं ने चौधरियों को बता दिया कि आपके बेटे को आज नैब उठाने के लिए हमें ये कहा गया है, लेकिन हमने ये इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया। तो ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कि खान साहब जो हैं वो इस अदम एतमाद की तहरीक से बाहर निकल सकेंगे। नो डाउट इन दिनों में पाकिस्तान में एक सेगमेंट है, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स हैं कि जो भी शख्स अमेरिका मुखालिफ, हर शख्स अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन जब भी वो इक़्तिदार से बाहर निकलना चाहता है या निकल रहा होता है उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं जा रहा हूँ तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बातें करता है और यूरोपीय ममालिक के ख़िलाफ़ बातें करता है। तो इसी तरह से जितने भी तारीख़ के आप उल्टाएँ, आपको तकरीबन तमाम वज़ीर आज़म हमें इसी तरह की बातें करते हुए मिलेंगे कि उनकी साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई। और अब पहले तो ये था कि साजिश एक आध मुल्क की कहते थे, अब कई मुल्कों के नाम लिए जा रहे हैं कि फ़लाँ मुल्क भी मदद कर रहा है इनकी, फ़लाँ मुल्क सरमाया फराहम कर रहा है। तो ऐसी बात क्या ऐसा होता है ओरिजिनली? ये तो आप जानते हैं, आप भी बहुत अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं कि तमाम के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी नहीं है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, चंद एक लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाते हैं। बात यह है कि डिलीवरी लेवल क्या था आपका, ये असल सवाल है, और उसके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उस चीज़ को देख रहे हैं। और आज अगर अपोजिशन के साथ जमातें इत्तेहादी मिल रही हैं तो उन्होंने तो आपके साथ वक्त गुजारा है, वो आपको बहुत अच्छा जानते हैं, और इस वजह से ये कहना कि वो मौका परस्त हैं, मौका तो अब आया है। शायद ये मौका इस तरह का पहले आ जाता तो वो शायद पहले आपके साथ अलहदगी का ऐलान कर देते, लेकिन अभी
क्योंकि उम्मीद का दामन तो पॉलिटिकल मार्केट में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो किसी वक्त भी हालात शायद तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जो हकायक हमें नज़र आ रहे हैं, ठंड तो हो गई है आज काफ़ी सारी, इसमें जो मौसम गर्म हुआ लेकिन सियासी हलचल थोड़ी सी कमी हो गई है चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यूज़ के बाद। और 28 के बाद ही आप देखेंगे कि अलाइनमेंट्स जो हैं वो खुल के ऐलानात का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, ऐलानात होंगे और हुकूमत की अपनी 20-21 सीटें जो है, 31 वैसे कहा जा रहा है, लेकिन 20-21 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमें अगर पार्टी से निकाल भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हम एक दफ़ा वोट उनके खिलाफ जरूर डालना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं। अगले इलेक्शन की बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं गुलाम मुर्जा। अच्छा, मैं बाबर डोगर की जानिब आऊँगा। परवेज़ इलाही साहब सर, कल उन्होंने बात की और ऐसे लग रहा था उनके मामला तय हो चुके हैं, वजारत आला की बातें, आज तो कुछ बैनर्स वगैरह भी लग गए हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के नाम पे लाहौर के अंदर, बाबर डोगर साहब। लेकिन क्या वाकई नून लीग अब दे चुकी है कि वजारत आला उनकी है? तो फिर ये जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ क्या मुलाकातें हो रही हैं, वहाँ क्या हो रहा है? हमजा शहबाज कल गए हुए थे। देखिए मुदस्सर, कल आप एक बात तो क्लियर है कि आज पूरे लाहौर में ये बैनर्स PMLQ ने लगवा दिए हैं, यूथ विंग ने उनकी ने ये बैनर लगवा दिए हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं। इस चीज़ के बैनर लगे हैं। जहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप की बात है, उनके पास 25 के करीब MPs हैं और ये बात भी क्लियर है कि चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नमेंट की तरफ से CM बने या अपोजिशन की तरफ से CM बने, जब तक जहांगीर तरीन के 25 वोट उनको नहीं पड़ेंगे वो वज़ीर आला नहीं बन सकते। ना वो नून लीग की तरफ से बन सकते हैं, ना वो PTI की तरफ से बन सकते हैं। तो उनकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरी है। नून लीग अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाने पे आमादगी जाहिर नहीं की। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि हमजा शहबाज इस वक्त भी खुद वज़ीर आला पंजाब के कैंडिडेट हैं और वो पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से उनको वज़ीर आला बनाया जाए। और चौधरी परवेज़ इलाही जो है उनको ये भी ऑफ़र करवाई गई है कि आपको गवर्नर बना दिया जाता है। और साथ साथ ये कि मोनिस इलाही को डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली बना देते हैं, कुछ वजारतें दे देते हैं। लेकिन कल रात को जहांगीर तरीन ग्रुप को PMLQ का फ़ोन आया और उन्होंने बड़ा क्लियरली उनको कहा है कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही जो है वही वज़ीर आला होंगे और काफ लीग इससे कम पे किसी सूरत नहीं मानेगी। एक चीज़ क्लियर है कि अभी तक मामला सेटल नहीं हुए। दरअसल दूसरी तरफ MKM का भी पीओ पार्टी के साथ जो आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात हुई, जो मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई, वो सिंध में बल्दियात की मिनिस्ट्री मांग रहे हैं और इसके साथ साथ कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहे हैं कि वो जो कराची का एडमिनिस्ट्रेटर है वो MKM का बंदा लगाया जाए। अब ये वो चीज़ है जो पीओ पार्टी को की सूरत मंजूर नहीं है। पीओ पार्टी उनको गवर्नरशिप ऑफर कर रही है, लेकिन MKM 28वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास तो कोई अख्तियार ही नहीं है। इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही भी ये समझते हैं कि 28वीं तरमीम के बाद गवर्नर पंजाब के पास कोई अख्तियार नहीं है। तो इशूज़ अभी रिजॉल्व होने हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ जो है वो भी विजुअल कॉन्फ्रेंस पे होंगे। इन्हीं चीज़ों पे डिसीजन लेने हैं कि क्या करना क्या है, इत्तेहादियों को किस तरह के तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से मनाना है। और अभी तक इत्तेहादी जो है वो डटे खड़े हैं। हुकूमत जो है, कल परवेज़ खट्टर का एक आपने पढ़ा कि एक उनके ज़रिए से एक बयान आया कि जनाब के 5-10 सीटों वाले जो हैं वो CMशिप मांग रहे हैं और जो हुकूमत है उनके पास कोई गुंजाइश नहीं है। तो उस पर मोनिस इलाही की स्टेटमेंट भी आ गई। एक और मैं आपको खबर दे दूँ, कल जब ओवरसीज़ की मीटिंग थी वहाँ इस्लामाबाद में, तो इमरान खान और कुछ मिनिस्टर, जो फवाद चौधरी भी थे, परवेज़ खट्टर भी थे, वो जहांगीर तरीन की बहन सेमी इज़दी जो सेनेटर है पंजाब से PTI की, उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी तरीके से जहांगीर तरीन से इमरान खान का रब्ता करवाया जाए, उनकी बात करवाई जाए। जिस पर उन्होंने कहा कि जी वो कोशिश करती हैं और आज का दिन उन्होंने मांगा है। तो देखें कि वो किस कदर कामयाब होती हैं। जहांगीर तरीन वो अनिल मुसर्रत के भी गवर्नमेंट थ्रू अनिल मुसर्रत भी उनके साथ डायलॉग कर रही है, लेकिन इमरान खान उनसे डायरेक्ट रब्ता करना चाह रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हो सका। मेरी इत्तला ये है कि जहांगीर तरीन के मेडिकल चेकअप हो चुके हैं। वो खुद लंदन में उन्होंने अपना स्टे 10 दिन के लिए एक्सटेंड किया हुआ है। वो नहीं चाहते वो पाकिस्तान आए और उन पर PTI का प्रेशर आए या इमरान खान उनके घर आ जाए और ऐसी सिचुएशन बन जाए इसीलिए वो लंदन में स्टे किए हुए हैं। लेकिन गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है किसी तरीके से जहांगीर तरीन के साथ रब्ता हो जाए और उनको राज़ी कर लिया जाए।
चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट है, चाहे उस्मान बुज़दार है या इमरान खान है, दोनों के हवाले से जहांगीर तरीन बड़े अहम है। जहांगीर तरीन के पास तकरीबन 6 से 10 MNAs और तकरीबन 25 MPs की सपोर्ट उनको हासिल है और अलग ऐलान खुले वो उनके साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो अपने रेजिग्नेशन भी जहांगीर तरीन को जमा करवा दिए हुए हैं। तो सिचुएशन यही है अभी तक मुदस्सर के अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ। प्रेशर पड़ रहा है इत्तेहादियों का अपोजिशन पे भी और वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ PTI को अदम एतमाद के खिलाफ अगर वो वोट डालें तो उसके नतीजे में उनको मैक्सिमम सियासी फ़ायदा मिले। चौधरी पीरलाई चाह रहे हैं कि उनको वज़ारत आला मिले, MQM ये चाह रही है कि कराची इंडिपेंडेंटली उनके हवाले कर दिया जाए। अब देखें कि अपोजिशन जो है वो इन ख्वाहिशात को किस हद तक सियासी फायदों के लिए जो बाबर साहब बात कर रहे हैं, ये सारी गेम यहाँ पर आ गई है। ये लोगों के लिए भी थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ मैं भी बताऊं कि जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं बलूचिस्तान से, अगर हम BAP की बात करते हैं तो अपने निशान पर, अपनी पार्टी पर उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा और मद्दे मुकाबिल जो है वो थे। दूसरे नंबर पे हम ये बात करते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट PTI के खिलाफ इलेक्शन लड़ी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वो जमात है जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट के तौर पर इलेक्शन, उनके मुकाबले में PTI के लोग नहीं खड़े किए गए थे, लेकिन अब 5 सीट्स के साथ वो खासे ताकतवर हो चुके हैं हुकूमत के और अपोजिशन के हवाले से भी पंजाब में। अच्छा, ये जो ताकत के और इक़्तिदार के और अपने फ़वाइद की सियासत है सेम इब्रार साहब, ये बड़ी भयानक सी हो जाती है, चाहे वो हुकूमत कर रही हो चाहे वो अपोजिशन कर रही हो। मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूँ, ये फिर सियासत के हवाले से, सियासतदानों के हवाले से, जमहूरी इक़्तिदार के हवाले से और फिर सबसे बढ़ के मुल्क को आगे चलने के हवाले से, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी सैम साहब। जी बहुत सारी बातें आप लोगों ने की। गुलाम मुर्तज़ा साहब, एक बड़ा माहौल, एक दोस्ताना सा माहौल है, मैं इस पर नेगेटिव नहीं जाऊंगा। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले कुछ चीज़ें बताऊंगा कि लोग ये अदम एतमाद तहरीक लाने का मकसद क्या है। पहले तो आप मुझे मकसद क्लियर करना है, इसका मकसद क्या है। एक तरफ बात करते हैं कि जी आप महंगाई की बात करते हैं। मेरा ताल्लुक़ अमेरिका से है और अमेरिका में कोविड-19 की वजह से, जो कि 2 साल से 2.5 साल से और इमरान खान की गवर्नमेंट में उसी गवर्नमेंट में आगे लेके चल रही है, महंगाई का ये आलम था कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन के, मैं अपने हवाले से बताता हूँ, 200% चीज़ें में बढ़ गई हैं उनकी प्राइसेस। इन्फ्लेशन नवंबर के महीने में 13% इन्फ्लेशन थी अमेरिका में। किसी चीज़ को उठा लें, वहाँ भी इसी तरीके से रोड, लेकिन वहाँ रोड लोगों पर निकलते। प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ आवाम में इतना शऊर होना चाहिए कि वो देख सकें कि क्या अच्छा है। हमारे जो लीडरान हैं यहाँ पर बैठे हुए, चाहे और मीडिया के लोग भी, बड़ी रिस्पेक्टफुल के साथ मैं कहूँगा कि वो लोगों को बताते हैं कि क्या चल रहा है। हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि इमरान खान के जन नाम है, इमरान खान एक तहरीक का नाम है। पाकिस्तान बनने में जब लोगों ने अपनी लाखों जानें देकर ये मुल्क हासिल किया था, उस वक्त एक तहरीक थी पाकिस्तान के लिए। अब इस वक्त एक तहरीक है पाकिस्तान को, जो 70 साल से जो आपने नुकसान पहुंचाया है इन 3 फैमिलीज़ ने। अब उसके बाद वो एक वाहिद ऐसा लीडर है जो पाकिस्तान को बदलना चाहता है। कल यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बात कही। इस्लामोफोबिया मेरा अमेरिका से ताल्लुक़ है जहाँ पर हम लोग रोज़ाना इसको फेस करते हैं, इन प्रॉब्लमों को फेस करते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान इस वक्त अच्छी नज़रों से देखा जाता है। अमेरिका से मेरा ताल्लुक़ है, लोग कहते हैं कि जी अमेरिका, मैंने पाकिस्तान की इस मट्टी पे पैदा हुआ हूँ, लेकिन हलफ मैंने जो है प्लेज लिया अमेरिका का, अमेरिकन सिटीजन हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तो आज पाकिस्तान भले अमेरिका की लॉबी में साथ नहीं है, लेकिन हम इस बात पे खुश हैं कि वो पाकिस्तान के लिए इमरान लड़ रहा है और जो ड्रोन हम लोग करके लाखों लोगों को मार दिया जाता है वो उसके ख़िलाफ़ है। इमरान खान को जब बात की जाती है, चाहे वो इंग्लैंड में टोनी ब्लेयर हो या कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो बात करते हैं कि जो इमरान खान या पाकिस्तान ऐसा एक नाम है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। हमें मेरा सवाल एक तमाम उन लोगों से है, पाकिस्तान की अवाम से है
कि आप इन छोटी छोटी चीज़ों में आप जो है ना आलू और टमाटर की चक्करों में पढ़ेंगे, या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, आपका माशी सिस्टम बेहतर हो, आपका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, आप वो चाहते हैं, या आप इस मुल्क को इसी तरीके से पाकिस्तान में गुर्बत ही इतनी है सेम इब्रार साहब, तो बेचारे आलू टमाटर से निकल ही नहीं पाकिस्तानी कौम पाएगी, तो वो कैसे आगे की आप तो बात कर रहे हैं ना कि वो बहुत बेहतर सोचें, तो सर वो तो इसी चक्कर में पिछले 70 साल से फंसे हुए हैं, गंदम में, रोटी में, कपड़ा में, मकान में, आलू टमाटर में, तो कौम ही नहीं निकल पाई बेचारी। ये कौम निकलेगी जब ये यहाँ का टैक्सेशन सिस्टम बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को इस सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं एक बात कहूँगा कि ये सिस्टम ऐसा है कि आप कोर्ट सिस्टम पे चले जाएं, पुलिस सिस्टम पे चले, जहाँ चले जाएं एक बंधा हुआ है कि इस तरह से सिस्टम ने चलना है। अब आपको इस तरह से ले आके पाकिस्तान को आगे इन तमाम चोरों से हटा के आपको आगे लेके जाना पड़ेगा, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होंगी। अब पाकिस्तानी अवाम को भी इसका महंगाई की बात तो करे ही नहीं जी, 200% इंक्रीज़ हुई है महंगाई पूरी दुनिया में, तो वो महंगाई तो सफ़र करनी पड़ेगी। इस वक्त मैंने जब 10 तारीख को मैं वहाँ से निकला हूँ तो मेरी अपनी गाड़ी का टैंक $108 में बढ़ा है, जो कि मैं $57 में वो ट्रक भरता था। तो कहने का मकसद है महंगाई तो है। ये कोविड-19 को आप कैसे कर सकते हैं? कोविड-19 में अली बाबा के सीईओ ने कहा था कि अगर अपनी जान बचा लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कोविड-19 में इमरान खान की गवर्नमेंट ने उसको एक सही तरीके से चलाया। इंडिया में देखें क्या कुछ नहीं हुआ कोविड में। तो प्लीज़ लिल्लाह इमरान खान को देखें और अपनी अवाम अपने लीडर को पहचाने, और आप उन लीडरान को भी देखें जिन्होंने 3 टर्म्स लेके क्या किया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की एजुकेशन को। लेकिन अब जो है वो अवाम के हाथ में मामला नहीं रहा, अब अवाम से निकलकर अवाम के हाथ में आ गया कि अवाम में जो लोग मौजूद हैं वो वहाँ पर ये फैसला करेंगे, वो जिसके भी वोटों से जैसे भी आए हैं, जिस तरह से भी आए हैं, फैसला वो करेंगे। अब अवाम तो जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें वो फैसला करेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा, अब अवाम तो साइड पे रहेगी ना, अवाम तो जो फैसला करेगी वो अगले इलेक्शन में है कि वो इमरान खान के साथ जाती है, किसी और के साथ जाती है। अब अवाम में लोगों की अपनी अपनी जो चीज़ें हैं वो होने जा रही हैं। ये जो 25 का और फिर 27 का ये जो एक मार्का है, ये बड़ी हीट हो गई है। तो खुदा न खास्ता ये तसादुम की सूरत के 25 को PDM, 27 को इमरान खान साहब की जमात वो अब जलसे करने जा रही है, बल्कि वहाँ पर मार्च और धरना या जो भी मामलात हो गए, इसको किस तरह से अब इस हीट को कम करने की कोशिश हो रही है? इस हीट को कम करने के लिए जिस तरह से आपने गुज़िश्ता रोज़ कुछ बयानात देखे थे, चौधरी शुजात हुसैन बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, तमाम की तमाम अपोजिशन भी और हुकूमती जमात भी उनका बहुत दिल से एहतराम करती है। तो उन्होंने इन तमाम को ये दरख्वास्त की है कि वो इन जलसों को रिटर्न बैक करें, इन अहकामात को, और अपने कारकुनों को पुरअमन रहने के लिए कहें। और ये कोई पाकिस्तान का कोई आखिरी मार्का नहीं है। आप जलसे लड़ें, जितने मर्ज़ी आप सियासी लड़ाइयाँ लड़ें, जलसे करें, आपके लिए ओपन है सब कुछ। लेकिन ये जो तहरीक इस वक्त चलाई जा रही है तरीक़े अदम-ए-एतमाद के हवाले से, इसको आप इतना सीरियस ज़रूर लें, लेकिन इस हद तक सीरियस ना लें कि अपने कारकुनों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दें। तसादम का, शिद्दत पसंदी का अंसर जो है वो उसमें आ जाए। हम तो शिद्दत पसंदी के हवाले से तो मौजूदा हुकूमत समेत तमाम की तमाम हुकूमतें यही काम करती आई हैं कि मुआशरे से हमने शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा करना है, लोगों में से टॉलरेंस पैदा करनी है, तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी पैदा करनी है। तो ये एक बैटल फील्ड ज़रूर है, लेकिन इसमें आप वोट काउंट करके बैटल फील्ड को आप कामयाब बने या नाकाम हो, जो कुछ भी हो, वो तो ज़ाहिर है कि उस दिन वोटर्स की मर्ज़ी होगी। लेकिन ये ऐसे मोड़ के ऊपर ले आना कि जिसमें कोई अवाम जो है एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए बाहर निकलें, तो मेरे ख्याल में ये कतअन किसी भी लिहाज से मुनासिब नहीं होगा। खान साहब ने कल तकरीर अपनी की और उसमें उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो अजीम लीडर थे, और बड़ी उन्होंने एक दो बातें जो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस 1971 में जो हुई थी लाहौर में, उस हवाले से बड़ा उन्होंने उनको सराहा कि उसमें तमाम जो इस्लामिक उम्मा थी उनको इकट्ठा किया। तो अगर आप असबाब और मुख्तलिफ रिसर्चेस और किताबें पढ़ें तो उनकी फांसी के इर्द गिर्द के हालात जो सारे बनते हैं, कतई नज़र इसके कि वो एक 302 के केस में फांसी हुई, लेकिन अगर आप मौरख जो है वो लिखते हैं कि उस दिन से फिर उन तमाम सियासी और पॉलिटिकल रहनुमा जो इस्लामिक उम्मा से ताल्लुक़ रखते थे उनके ज़वाल का आगाज़ हो गया था, और फिर शाह फैसल जो हैं
उनको भी देखा, मुअम्मर कज़ाफ़ी को भी लोगों ने देखा, और फिर यहाँ भी हमारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी देखा। तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इस हवाले से। तो अब ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कतई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ना किसी भी रहनुमा को ये हक नहीं पहुंचता कि उसके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में भी है, करोड़ों में भी है। आपको जानते हैं, आपने वोट लिए हैं, तमाम सियासी जमातों ने वोट लिए हैं, तो ये इसको तहम्मुल के साथ डील किया जाए और ये हो जाएगा। हमें जो इत्तलात और खबरें मिल रही हैं, चलो ये हीट का कम होना बड़ा ज़रूरी है गुलाम मुर्तज़ा। अच्छा, मैं बाबर डोगर आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें अलीम खान साहब बड़े एक्टिव थे, अलीम खान साहब आउट हो गए, उनको कोई जहांगीर तरीन ग्रुप, नून लीग मुलाकातें हैं तो वो तो इंग्लैंड तक होके आ गए, वो इस सारी गेम से आउट हो गए हैं, एक सवाल। और दूसरा साथ ये बुज़दार साहब की कुर्बानी देने के लिए तैयारी क्यों नहीं हो रही है कि पीटीआई कर दे कि अच्छा ठीक है कोई और बंदा, बुज़दार साहब मतलब वो भी स्टक हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? देखिए मुदस्सर, जहाँ तक अलीम खान की बात है, जहांगीर तीन ग्रुप के साथ वो राब्ते में हैं और शुरू में जब वो मिले थे तो वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जहांगीर तीन ग्रुप ने ऐसे उन्होंने कहा कि उनके पास 13-14 MPs हैं जिनकी उनको सपोर्ट हासिल है। कल की जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जहांगीर तीन ओन चौधरी की और अलीम खान की, जो मेरे पास इत्तलात है उसके मुताबिक जहांगीर तीन ग्रुप ने उनसे कहा है कि आप अपने 14 MPs जो हैं वो हमारे पास लेके आएँ, उनको शो करें, वो दिखाएँ हमें और उसके बाद फिर हम इस पर कुछ फ़ैसला करेंगे। लेकिन अभी तक अलीम खान ने टाइम तो मांगा है, लेकिन अभी तक वो 14 MPs शो नहीं कर सके। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है, सर आपने दूसरा क्या सवाल किया था? बुज़दार साहब के हवाले से कि ऐसी क्या बुज़दार साहब गई है कि उनको हटाया नहीं जा रहा? बुज़दार साहब का इमरान खान जब लास्ट टाइम लाहौर आए तो उन्होंने पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया हुआ था, उससे उन्होंने एड्रेस भी किया। वहाँ पर इमरान खान ने एक बात कही कि जनाब अगर अदम इत्माद की तहरीक अपोजिशन मेरी बजाय उस्मान बुज़दार के खिलाफ लेके आती तो उसको बचाना मेरे लिए भी मुश्किल था। ये बात इमरान खान ने पूरी पार्लिमानी कमेटी के सामने कही कि अगर उस्मान बुज़दार को वो तब्दील करते हैं तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, छीना ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप है, अलीम खान कुछ लोगों को लेके फिर रहे हैं, चौधरी प्रेलाई नाराज़ हैं, तो इस सूरत में उस्मान बुज़दार को तब्दील करना मुमकिन नहीं है उनके लिए। तो फ़िलहाल उनको भी पता है कि अगर वो किसी को नॉमिनेट करते हैं तो इत्तेमाद का वोट लेना या असम्बली से वज़ारत आला के लिए वोट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीटीआई के लिए। इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, तरीन ग्रुप भी एक कैंडिडेट लेके फिर रहा है, अलीम ग्रुप भी एक कैंडिडेट लेके फिर रहा है, नून लीग के पास हमजा शहबाज कोशिश कर रहे हैं, चौधरी प्रेलाई खुद कैंडिडेट हैं, राजा बशारत कैंडिडेट हैं, उसके बाद मियाँ असलम वो कैंडिडेट हैं। इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं कि उनकी मौजूदगी में कोई नया चीफ मिनिस्टर पीटीआई के लिए बनाना बड़ा मुश्किल है। तो इस सारे सिनेरियो में बहरहाल उस्मान बुज़दार मैं देख रहा हूँ कि बड़े लकी हैं। जब भी इमरान खान पे प्रेशर आया, उनको तब्दील करने की बात आई तो सिचुएशन ऐसी बन गई कि उनको तब्दील करना मुमकिन नहीं था। अभी ओवरसीज़ मेरे दोस्त बात कर रहे थे कि इमरान खान के हवाले से, मैं ख़ुद उनका बड़ा फ़ैन था, वो बड़े इनकलाबी हैं। मुझे एक बात बताएं कि उस्मान बुज़दार कितने बड़े इनकलाबी हैं, पंजाब में क्या विजन और सोच दी है उन्होंने। पिछले 4.25 साल में मास ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, इवन डिप्टी कमिश्नर्स की पोस्टिंग पे ये इल्ज़ामात लगते रहे कि वो कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चार्जेस है। लेकिन इस मुदस्सर मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे एक बात बताएं कि मुझे तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा। उस्मान बुज़दार या इमरान खान वो काम भी तो गिनवा दें। वो हमेशा ये तो कह जाते हैं कि जनाब वो बहुत सारे काम हैं जो नज़र नहीं आते, जो वो मीडिया को बताते नहीं हैं। मीडिया तो पूछ पूछ के थक गया कि जनाब हमें बताएं तो सही कि कौन से रोड्स बना दिए, कौन से स्कूल बना दिए, कौन से कॉलेज बना दिए, कौन सी यूनिवर्सिटी बना दी, कौन से हॉस्पिटल बना दिए, कहाँ पे रोजगार जनरेट कर दिया, कुछ तो बताएं। नज़र लग जाएगी सर, बताएंगे तो ये मसला हो सकता है ना, तो बताएंगे लोगों की नज़र लग जाएगी। इस्लामाबाद में बैठे हुए गुलाम मुर्तज़ा नज़र लगा देंगे, कराची में बैठे हुए मुदस्सर इकबाल कहेंगे पंजाब में इतना काम कर दिया, तो ये फिर मसला है कि वो थोड़ा वोकल भी नहीं है, इसलिए वो कह रहे हैं काम तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो वो कहते हैं हिस्ट्री में इतने काम नहीं हुए, बस ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब की तरह जो है वो चीज़ें बताते कम हैं, लेकिन वो कहते हैं काम तो बहुत कर रहे हैं। देखिए वो लेकिन मुदस्सर पंजाब में पॉलिटिकल सिचुएशन
मैं बाबर मुकम्मल कर दे, मैं गुलाम मुर्जा आपकी तरफ आता हूं। जी जी, पंजाब में पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बड़ी फ्लूइड है और इस वक्त जब तक जहांगीर तीन ग्रुप प्रेरलाई हुकूमत या जहांगीर तीन ग्रुप चौधरी प्रेरलाई या अपोजिशन, ये तीनों इकट्ठे नहीं होते, पंजाब का वज़ीर आला तब्दील नहीं हो सकता। दो के PMLN और जहांगीर तीन ये ग्रुप ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब इन्हें चौधरी प्रेरलाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं होती तो ये अब तक अदम इत्मीनान की तहरीक ले आते। मेरा ख्याल है कि चौधरी प्रेरलाई को मिलाए बगैर पंजाब में वज़ीर आला तब्दील करना इतना आसान नहीं है, इवन नून लीग के लिए भी और PTI के लिए भी। और अगर चौधरी प्रेरलाई आ जाते हैं तो फिर बुज़दार की छुट्टी हो जाएगी, वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर तो 14 दिन की रेकुटेशन की भी ज़रूरत नहीं है, चौधरी प्रेरलाई खुद स्पीकर हैं, वो 7 दिन के अंदर इसका फैसला करवा देंगे। तो चौधरी प्रेरलाई जो है वो जहांगीर तीन ग्रुप के साथ कांटेक्ट में है, जहांगीर तीन ग्रुप जो है वो नून लीग के साथ कांटेक्ट में है और अंदर खाने चौधरी प्रेरलाई और नून लीग का भी कांटेक्ट है। अब इशू ये है कि एक तरफ हमजा खुद कैंडिडेट है, दूसरी तरफ चौधरी प्रेरलाई कैंडिडेट है। अब फैसला जो है वो पार्टी लीडरशिप ने करना है, नवाज शरीफ ने करना है। आज वो बैठ रहे हैं सारे इकट्ठे और उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई फैसला कर लिया जाएगा कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे, अगले 72 घंटे अहम है। वो तकरीबन 172 घंटे तक अभी फैसले नहीं हुए हैं, लेकिन ये फैसला हो भी जाता है, तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है गुलाम मुर्तज़ा साहब। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि ये अपोजिशन हुकूमत में आ जाएगी तो क्या होगा? परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए या हमजा शहबाज बन गए, वज़ीर आज़म बन गए, उसमें आके जनाब शहबाज शरीफ साहब या बिलावल साहब कोई भी आ गया था, करेंगे क्या? फौरी इलेक्शन की जानिब जाया जाएगा या इस असम्बलियों की मुद्दत पूरी जो 1.5 साल तकरीबन रह चुकी है उसकी जानिब जाएंगे? और जिस हालात में इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है उसको किस तरह से करें? इतना बड़ा बार ये हुकूमत बनेगी जो अपोजिशन की, वो ले सकती है? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये हैं वो तलख सवालात जो कि अपोजिशन रहनुमाओं से करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि आप इनको उतारना तो चाहते हैं, लेकिन आपके पास मुतबादल क्या है? क्या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है कि आप पाकिस्तान को सोशली, समाजी तौर पे, इकनॉमिकली आप डेवलपमेंट वाले कंट्रीज़ के साथ और उनसे भी आगे आप लेके जाएंगे? कौन सा आपके पास ऐसा मंशूर है? इन तमाम जमातों के मंशूर हमने सुन रखे हैं, पढ़ रखे हैं, देख रखे हैं, इन लोगों से रोज़ की मुलाकातें हैं। तो इस क्राइसिस से इस वक्त मुल्क जो है वो बहरान का सामना है। क्या किसी ने कभी कहा कि हम FBR में इस्लाहात लाएंगे, हम ऐसे काम करेंगे कि जिससे हमारा टैक्स नेट, मैं टैक्स बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, जिससे हमारा टैक्स नेट ब्रॉडन हो जाएगा? क्या हम ऐसे 1,000 5,000 लोग ऐसे टैक्स पेयर्स हम शामिल करेंगे जिनका अरबों रुपए का सालाना एनुअल टैक्स है? क्या हम वो एंटिटीज़ जो सरकार के नाम पे बिज़नेस करती हैं, जिनका तकरीबन $500 मिलियन से ज़ायद का मुनाफा हर साल होता है, क्या उनको, जो वो पब्लिक सेक्टर PSEs हैं, क्या उनको टैक्सेशन में लाएंगे हम? क्या हम अवाम को निचोड़ते रहेंगे? और अवाम, इसीलिए ये अवाम का हाल है कि वो टमाटर और गाजर मूली प्याज से बाहर नहीं निकल रहे। अगर हमें ये चीज़ें करनी है या किसी सियासी पार्टी ने करनी है, हम पूरी कौम उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। खान साहब के साथ भी इसलिए सारी कौम खड़ी हुई थी। आपने पहले बयान सुने हैं खान साहब के? उन्होंने कहा मेरा दिल करता है FBR बंद कर दूं। वो सही थे, कह रहे थे कि FBR बंद कर दूं, क्योंकि FBR तो टैक्स कलेक्शन में उनका कंट्रीब्यूशन कितना है? हमने जी इतना टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा भाई, टैक्स बढ़ा दिया आपने, आप मैं एक सिंपल सवाल है कि आप डॉलर टर्म में कितना टैक्स पिछले साल वसूल कर रहे थे और इस साल डॉलर टर्म में आप मुझे बताएं, अगर आप 10 रुपये भी ज़्यादा आपने वसूल किए तो मुझे पकड़ लें। जी हाँ, हमारी इकॉनमी डॉलर में है ना जी, डॉलर टर्म में अगर 6,000 5,000 अगर रुपया पाकिस्तानी 5 खरब रुपए हमने पिछले साल हमने अगर टैक्स कलेक्ट किया था, अगर इस साल 6 खरब का सारा टैक्स भी तो इनडायरेक्ट डालिए उस वक्त, सर मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स में। और दूसरा टैक्सेशन जो है, बिल्कुल टैक्सेशन मुदस्सर मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, मुलाजमों के ऊपर है। 98% तो मुलाजम सरकारी और गैर सरकारी और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लोग टैक्स देते हैं। बराह रास्त आपकी कलेक्शन कितनी है? चाय पत्ती दूध पे तो लगा के आप रिटेलर से आप जरिए लिए जा रहे हैं टैक्स, आपका अपना एफर्ट क्या है? और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, बात करने को तो बड़ी बात हो सकती है। और ये जो समाजी बहबूद के प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं, नाम लिया जाता है,
किसी भी मुल्क में गुर्बत का दारोमदार सोशल वेलफेयर से लगाया जाता है। अगर आपका सोशल वेलफेयर का सेक्टर ब्रॉडन कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि गुर्बत बढ़ी है और लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन चले गए हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनको फीड कर रही है। यहाँ भी आपने देखा है कि जो ये कम करना पड़ रहा है, लंगर खाने चलाने पड़ रहे हैं, रोटियाँ बांटनी पड़ रही हैं, या एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ख़वातीन को पैसे दिए जाने पड़ रहे हैं। हेल्थ कार्ड क्या है? हेल्थ कार्ड एक ट्रैप है जिसको नाम लेके बार बार कहा जाता है कि हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी कोई चीज़ है। हेल्थ कार्ड के ज़रिए से आपने एक बंदे की इंश्योरेंस 10 लाख की कर दी। क्या सारी आवाम 10-10 लाख रुपया यूज़ करेगी? नहीं, उसमें से चंद एक मुस्तहिक लोग वहाँ तक जाएंगे, उनको होगा। बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनियाँ खा जाएंगी। कौन है उन इंश्योरेंस कंपनियों के मालिक? वो अस्पताल कौन से? आप हॉस्पिटल, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, स्ट्रक्चर खड़े करें, वहाँ लोगों को लगाएं, वहाँ खिदमत करवाएं, पुलिस का निज़ाम ही ठीक कर दें, चले पुलिस से सलाहत कर दें, तो जाके किसी को भी रिसीव करे और उसके साथ अच्छा सलूक करे। ये तो आप निज़ाम के इस्लाह के हवाले से बात करें सर। ये पिछली हुकूमतें या मौजूदा हुकूमत हम तो इंतज़ार में रहे कि कोई करे, क्योंकि यही असल सियासत है, यही काम है जो हमें नज़र आए। लेकिन बाबर डोगर, मैं क्विकली आपसे आखिर में ये जानना चाहूँगा, अब हम पंजाब के हवाले से दो जगह देख रहे थे, परवेज़ इलाही और जहांगीर तरीन ग्रुप सर इकट्ठे हो जाएंगे या अब इनके दरमियान में रिफ्ट है? क्योंकि खबरें तो ऐसी हैं कि यहाँ और यहाँ में फैसला एक जानिब होना है। क्विकली जी। देखिए मुदस्सर, जहांगीर तरीन ग्रुप को चौधरी परवेज़ इलाही कोई फ़ायदा नहीं दे सकते। जहांगीर तरीन ग्रुप की बुनियादी जो डिमांड है वो नून लीग से है कि उनके, मैंने आपसे को पहले भी आपके इस प्रोग्राम में बात की थी, जो परसों उनकी मीटिंग हुई हमजा शहबाज शरीफ के साथ, उसमें उन्होंने 35 सीटें मांगी थी जी। जहांगीर तरीन ग्रुप के तकरीबन 90% लोग PMLN के साथ जाना चाह रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि PMLN उनको अकोमोडेट करे, अगले इलेक्शन में उनको टिकट। तो एक जानिब जो है वो PMLN के पास बाबर डोगर साहब और एक जानिब वज़ारती है। वक्त भी खत्म हुआ है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर, ब्यूरो चीफ लाहौर और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा, आपका शुक्रिया। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।